अध्याय 91 ली सिफेंग की वापसी। मार्शल आर्ट संप्रदाय से अमर साधना संप्रदाय तक। पहाड़ों और बीहर जंगल के बीच एक महिला और एक छोटा लड़का स्ट्रेचर लेकर पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। स्ट्रेचर पर घावों से लथपथ एक युवक लेटा हुआ था जिसके दोनों हाथों में तलवार थी। वह युवक ली सिफेंग के अलावा और कोई नहीं था। उस समय वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी बाहों के बीच खून की एक लकीर बह रही थी। लड़का आगे आगे चल रहा था। उसका छोटा पतला शरीर पसीने से भीगा हुआ था, फिर भी उसने दांत पीसकर हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। सांवा, अगर तुम आगे नहीं बढ़ सकती तो अपनी बहन को कमान संभालने दो, पीछे खड़ी महिला बोली। वह लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। उसने फटे पुराने कपड़े का लबादा पहना हुआ था और उसके लंबे बाल पुराने कपड़े की एक पट्टी से बंधे हुए थे। उसका गोरा चेहरा सोयाबीन के आकार की पसीने की बूंदों से ढका हुआ था। सनवा नाम के लड़के ने पीछे मुड़कर देखे बिना ही जवाब दिया, कोई बात नहीं बहन, चाहे मेरे पैर कितने भी घिस जाएं, मैं फिर भी अपने उपकारी की रक्षा करूंगा। कपड़े पहने महिला ने राहत भरी मुस्कान बिखेरी, हालांकि उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। ली सिफेंग ने आधी आंखें खोलकर कमजोर स्वर में कहा, श्रीमती शियू, एक बार जब हम इस विपत्ति से बचकर क्लियर स्काई संप्रदाय लौट आए तो कोई भी हमें फिर से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मेरे बड़े भाई मेरी बहुत रक्षा करते हैं। मेरे तीसरे बड़े भाई को जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होती। वे हमारा बदला जरूर लेंगे। जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जिस महिला को वह मिस शियू कहकर पुकारता था वह कपड़े पहने महिला थी। उसका असली नाम चेंग शियू था। चेंग शियू ने जबरदस्ती मुस्कुराया, ठीक है, चिंता मत करो, हम तुम्हें क्लियर स्काई सेक्ट में वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके परिवार को देशद्रोही खलनायकों ने तबाह कर दिया था। यदि ली सिफेंग ने समय रहते हस्तक्षेप न किया होता तो उसका छोटा भाई सांवा मर गया होता और वह स्वयं भी अपवित्रता का शिकार होकर मर सकती थी। हालांकि इसके बाद ली सिफेंग का अनुसरण करने से उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई पछतावा नहीं था। ली सिफेंग में सचमुच आंखें खोलने की ताकत नहीं बची थी। उसकी सांसें धीमी हो गई थीं और वह बुदबुदाते हुए बोला, मेरे बड़े भाई। उसने अपनी छाती पर रखी तलवार को कसकर पकड़ लिया। सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही थी। गहरे सुनहरे रंग की म्यान ठंडी चमक बिखेर रही थी और अजगर की खाल की तरह सजी हुई मूर्त एक प्राचीन लेकिन प्रभावशाली आभा बिखेर रही थी। जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था। आगे का रास्ता अंतहीन प्रतीत हो रहा था। भाई बहन कांपते हुए कदमों से ली सिफेंग को कंधे पर उठाकर ले जाते रहे। सूरज डूबने तक भी वे नहीं रुके थे। शाम की सुनहरी रोशनी ने उन्हें इस तरह ढक लिया था मानो वे सोने के आवरण में लिपटे हुए हों। वूश, पीछे से एक तीखी आवाज हवा में गूंज उठी। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते एक तीर चेंग शियू की पिंडली में जा लगा और खून बहने लगा। वह चीख पड़ी और घुटनों के बल गिर पड़ी। संतुलन खोकर सनवा एक तरफ गिर पड़ी। ली सिफेंग स्ट्रेचर से गिरकर पहाड़ की ढलान पर लुढ़क गया, फिर भी उसने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को छोड़ने से इनकार कर दिया। जब वह आखिरकार रुका तो ऐसा लगा मानो उसके शरीर की हर हड्डी चकनाचूर हो गई हो। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहों में निराशा छाई हुई थी। आगे घोड़ों पर सवार मार्शल आर्ट विशेषज्ञों का एक समूह 100 मीटर से भी कम दूरी पर आ रहा था। चेंग शियू और सांवा पीछे मुड़े और भयभीत हो गए। उनके चेहरे मौत की तरह पीले पड़ गए थे। उनमें भागने की ताकत नहीं बची थी। वे बस पीछा करने वालों को पास आते हुए देख सकते थे। गर्जन, उनके पीछे स्थित पर्वत शिखर से एक जोरदार गर्जना गूंजी जिससे जंगल से पक्षी तितर बितर हो गए। वे मुड़कर देखने लगे। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ढलान की चोटी पर एक राजसी गहरे लाल रंग का जानवर खड़ा था जिसका शरीर हिरण जैसा, सिर बाढ़ के अजगर जैसा, दो सींग तलवारों जैसे और आग की लपटों से घिरे हुए थे। उसकी गहरी सुनहरी आंखें दिव्य प्रभुत्व के साथ उन पर नीचे देख रही थीं। ली सिफेंग ने अपना सिर घुमाया और जम गया। किलिन जेल, वह कांपती हुई आवाज में चिल्लाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। उसे डर था कि यह केवल एक मरता हुआ भ्रम है। उसी क्षण जेल की किलिन उछली और चेंग शियू और उसके भाई के ऊपर से उड़ गई। प्रकाश लौटने से पहले उन्होंने एक पल के लिए अपने ऊपर आकाश में अंधेरा छाने का अनुभव किया। भारी प्रहार करते हुए प्रिजन किलिन सीधे घुड़सवारों की ओर दौड़ा। इसकी पिछली दहाड़ ने ही घोड़ों को चौंकाकर रोक दिया था और वे आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। अब उस जानवर को हमला करते देख भयभीत घोड़े मुड़कर भागने लगे जिससे उनके सवार जमीन पर गिर पड़े। ये क्या है? सनवा जमीन पर बेजान सी बैठी थी, स्तब्ध और बुदबुदाती हुई। चेंग शियू जवाब नहीं दे सकी। सदमे से उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। अल्पविराम, पहाड़ों के बीच एक विशाल काला चील आकाश में चक्कर लगा रहा था। लेकिन क्यू उसकी पीठ पर खड़ी थी। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। वह आधे दिन तक पूरी प्राचीन विशाल पर्वत श्रृंखला की खोज कर चुका था और फिर भी उसे किलिन कारागार नहीं मिला। सामान्य तौर पर जेल में बंद किलिन की गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। उसे केवल जीवित मनुष्यों के पास जाने से मना किया गया था। लेकिन उसी दिन सुबह ली डोंग्युए ने उसे बताया था कि वह कई दिनों से दिखाई नहीं दिया है, इसलिए वह उसे खोजने के लिए निकल पड़ा। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी पहाड़ों को छोड़ चुका होगा। किसी कारणवश ली किंग को बेचैनी महसूस हो रही थी। किलिन एक शुभ पशु है और यह सिफेंग को अपना स्वामी मानता है। क्या सिफेंग किसी मुसीबत में फंस गया है? ली किंग ने गंभीर भाव से सोचा। लेकिन अगर वह अब ली सिफेंग की तलाश में पहाड़ से नीचे भी उतरता तो उसे ढूंढना मुश्किल होता। आखिरकार दुनिया विशाल थी और वह इससे पहले कभी पूर्वी मकबरा प्रांत में नहीं गया था। उसने लिटिल एट के सिर पर थपथपाया, उसे वापस आने का संकेत दिया। जब तक वह लिंगशियाओ आंगन पहुंचा तब तक लगभग शाम हो चुकी थी। रास्ते में वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या ली सिफेंग को ढूंढने के लिए किसी को भेजा जाए। लेकिन ली सिफेंग का पतन उसका अपना ही निर्णय था। यदि उसे नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु प्रकट हो गए तो अन्य शिष्य भी खतरे में पड़ सकते हैं। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ, झांग यूचुन खुशी से चमकते हुए उसके पास पहुंची। वरिष्ठ भाई, वचूजिंग सचमुच एक प्रतिभाशाली है। उसकी युद्ध कला में इतनी तेजी से वृद्धि हुई है। बताए, क्या हमें उसे आदिम एकता का ग्रंथ सौंप देना चाहिए? झांग यूचुन ने उत्सुकता से पूछा। चूजिंग को झांग यूचुन के अधीन शामिल हुए 10 दिन हो चुके थे।
लेकिन क्यू को उम्मीद नहीं थी कि वह चू जिंग के लिए इतनी जल्दी गुहार लगाने आएगा। उस व्यक्ति की दूसरों को मोहित करने की क्षमता उम्मीदों से कहीं अधिक थी। लेकिन क्यू का चेहरा गंभीर हो गया। दूसरे छोटे भाई, उस चू जिंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। झांग यूचुन आश्चर्य से जम गई। क्यों? वह मेहनती प्रतीत होता है और अन्य शिष्यों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है। यही तो उसके बारे में सबसे डरावनी बात है। वह उस तरह का प्रतिभाशाली नहीं है जैसा तुम सोचते हो, या यूं कहें कि वह प्रतिभाशाली तो है, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत है, जिसे उसने बड़ी कुशलता से छिपा रखा है। यहाँ तक कि दानव सम्राट भी शायद उसके बराबर न हो। मैंने एक बार उसके कंधे पर हाथ रखा था, उसका शरीर मुझे अब तक मिले किसी भी बुजुर्ग से अधिक वृद्ध लगा। मैंने उसे निष्कासित नहीं किया क्योंकि मैं उसके असली इरादों को जानना चाहता था, लेकिन क्यू ने गंभीरता से कहा। उसका इरादा सतर्क रहने और घटनाक्रम पर नजर रखने का था, लेकिन झांग यूचुन का उससे प्रभावित होना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। यदि झांग यूचुन अपने भ्रम में बना रहता है तो लेकिन क्यू के पास अपनी योजनाओं को छोड़ने और जल्द कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा ताकि चू जिन को अपना असली रूप प्रकट करने के लिए मजबूर किया जा सके। डर से झांग यूचुन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या सच में ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में मौजूद है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह आदिम एकता के ग्रंथ के लिए आया हो? उसकी प्रगति की गति किसी भी शिष्य से कहीं अधिक है। मैं उसकी कथित प्रतिभा से अंधा हो गया था। यदि उसने सचमुच वह ग्रंथ प्राप्त कर लिया है तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। उसके चेहरे पर गुस्सा और भी गहरा हो गया, उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था। अपने कनिष्ठ सदस्य को अपने ऊपर अधिक भरोसा करते देख लेकिन क्यू को राहत महसूस हुई। मैं आपको 2 विकल्प दूंगा, लेकिन क्यू ने आगे कहा। पहले, मैं उसे खुद पकड़ लूंगा और उसे उसका असली रूप उगलवाऊंगा। दूसरे, तुम उसके साथ सहयोग करते रहो लेकिन उसकी कोई भी विनती मत मानो। उसकी असली पहचान और मकसद जानने की कोशिश करो। इससे तुम्हारे दृढ़ संकल्प और कार्यक्षमता की परीक्षा होगी। हो सकता है कि तुम इसमें सफल न हो पाओ। झांग यूचुन ने उसकी निगाहों में देखते हुए बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं दूसरी योजना चुनूंगा। ऐसे व्यक्ति को किसी बड़ी शक्ति का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। हम सांप को चौंका नहीं सकते। चिंता मत करो बड़े भाई, मैं उसे अपनी चाल समझ नहीं आने दूंगा। जब वह बोल रहा था तभी उसके दिमाग में जवाबी कार्रवाई के उपाय तैयार होने लगे थे। मैंने जो कहा था उसे याद रखना, लेकिन क्यू ने गंभीरता से चेतावनी दी। उसकी युद्ध कला की शक्ति वाकई अद्भुत है। उसके साथ अकेले रहने से बचें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। झांग यूचुन ने सिर हिलाया। वह अपनी जान जोखिम में डालने की इच्छा नहीं रखता था। अब जब हमने उसके बारे में बात कर ली है तो चलिए सिफेंग के बारे में बात करते हैं। जेल किलिंग गायब हो गई है। मुझे डर है कि सिफेंग मुसीबत में है, लेकिन क्यू ने आगे कहा। झांग यूचुन ने फिर से भौहें चढ़ाईं और कुछ पल चुप रही। चूंकि वह शुभ प्राणी पर्वत से नीचे उतरा है, शायद इससे उसे सौभाग्य प्राप्त होगा। बड़े भाई, आपको जल्दबाजी में पर्वत से नीचे नहीं उतरना चाहिए। वहां जाल बिछे हो सकते हैं। इसके अलावा पर्वत को अभी भी आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। हाल ही में तरह तरह के दुष्ट लोग क्लियर स्काई संप्रदाय में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्यू असहज रहे। तो चलिए 10 दिन इंतजार करते हैं। अगर तब तक वह वापस नहीं आया तो मैं खुद नीचे उतरूंगा और चू जिंग को भी साथ ले आऊंगा। झांग यूचुन ने अपना मुंह खोला लेकिन रुक गया। उन्हें लगा कि यही सबसे सुरक्षित रास्ता है। उनके बड़े और तीसरे भाई दोनों की अनुपस्थिति में चू जिंग को यहाँ छोड़ना बेहद खतरनाक होगा। तो हम 10 दिन इंतजार करेंगे। झांग यूचुन ने सहमति जताई। अल्पविराम। अगले कुछ दिनों में लेकिन क्यू को अपना मन शांत रखना मुश्किल लगा। असंख्य संभावनाएं उसे परेशान कर रही थी, लेकिन वह आवेग में आकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। ली सिफेंग उसका इकलौता जूनियर नहीं था। 5 दिन बाद उसकी चिंता और भी बढ़ गई। वह साधना पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। सौभाग्यवश जब उन्होंने दाओ वंश पैनल की जांच की तो ली सिफेंग का चित्र अभी भी प्रकाशित था। और अंत में 7वें दिन ली सिफेंग वापस आ गया। ये खबर युआन क्यूई द्वारा लाई गई थी। पंथ के स्वामी जी हॉल मास्टर ली सिफेंग लौट आए हैं। वे पहाड़ की तलहटी में हैं, लगता है गंभीर रूप से घायल हैं। हॉल मास्टर झांग और ली उन्हें वापस लाने के लिए पहले ही नीचे जा चुके हैं। युआन क्यूई ने तुरंत सूचना दी। ली क्विन क्यू ने भौहें चढ़ा दी। उसकी चोटें कितनी गंभीर हैं? मुझे पक्का नहीं पता। मैंने सुना है कि वह बेहोश है, युआन क्यूई ने जवाब दिया। मैं समझ गया, आप जा सकते हैं। ली क्विन क्यू ने अपनी आस्तीन लहराई। युआन ची ने झुककर प्रणाम किया और चली गई। चूंकि ली डोंग्युए पहले ही जा चुकी थी, इसलिए ली किन क्यू को कोई जल्दी नहीं थी। उसने इसे ली सिफेंग को सबक सिखाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह लड़का हद से ज्यादा लापरवाह था। हालांकि पूरे 1 घंटे के इंतजार के बाद झांग यूचुन आखिरकार ली सिफेंग को अपनी पीठ पर लादे हुए पहुंचा और ली डोंग्युए उसके पीछे पीछे चल रही थी। लेकिन क्यू लंबी मेज पर बैठी रही, उठी नहीं। उसकी हालत कैसी है? उसने पूछा। अंदरूनी तौर पर चोट लगी है, लेकिन चौथी कनिष्ठ बहन ने उसकी हालत स्थिर कर दी है। कोई स्थायी क्षति नहीं है, झांग यूचुन ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन क्यू ने राहत की सांस ली, हालांकि उनके चेहरे पर उदासी छाई रही। उसने देखा कि ली सिफेंग का दाहिना हाथ तलवार को कसकर पकड़े हुए है। ये देखकर वह क्रोधित हो गया। वह आगे बढ़ा और तलवार छीन ली। ली सिफेंग झटके से जागे और चिल्लाए, जाने दो। जब उसने देखा कि ली किन क्यू ने तलवार उठाई है तो उसका क्रोध खुशी में बदल गया और फिर वह दोबारा बेहोश हो गया। ये बदमाश तो मानो भूत प्रेत से ग्रसित है। झांग यूचुन ने ली सिफेंग को अपनी पीठ पर चीख करते हुए शाप दिया, लेकिन जब उसने ली किन क्यू को देखा तो वह जम गया। लेकिन क्यू तलवार पकड़े वहीं खड़ा था। उसका चेहरा अजीब सा था। उसकी निगाहें म्यान पर टिकी हुई थी, मानो उसकी आत्मा उसमें समा रही हो। अध्याय 92। एक सहस्राब्दी की संचित शक्ति। तलवार देवता। मार्शल आर्ट संप्रदाय से अमर साधना संप्रदाय तक। बड़े भाई, क्या हुआ? झांग यूचुन ने सावधानी से ली क्विन क्यू से पूछा। उसका लहजा तनावपूर्ण था। ली डोंग्युए भी पास आ गईं और ली किन क्यू को उतनी ही हैरानी से देखने लगीं। ली किन क्यू ने अपनी निगाहें हटाते हुए कहा, यह तलवार सम्राट की रहस्यमयी तलवार होनी चाहिए। उस लड़के का भाग्य वाकई बहुत अच्छा है। पहले उसे अंदर भेजो। ये देखकर कि ली किन क्यू पर किसी बुरी आत्मा का साया नहीं है, झांग यूचुन ने आखिरकार राहत की सांस ली।
वह ली सिफेंग को घर के अंदर ले गया और ली डोंगयुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। लेकिन क्यू लंबी मेज के पास आया और उस पर सम्राट की रहस्यमयी तलवार रख दी। अंततः उसे समझ में आ गया कि सम्राट की रहस्यमयी तलवार इतनी प्रसिद्ध क्यों थी। ये तलवार वास्तव में एक जादुई उपकरण थी और फ्लाइंग फिश नाइफ से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। सम्राट की रहस्यमयी तलवार के भीतर एक तलवार आत्मा निवास करती थी और उस आत्मा ने पहले ही ली सिफेंग की आत्मा के साथ एक निश्चित संबंध बना लिया था। उस तलवार की आत्मा पर ली किंग को ली सिफेंग की आत्मा की छाप दिखाई दे रही थी। जीवन शक्ति का संचार किए बिना भी ली सिफेंग तलवार की आत्मा की शक्ति का उपयोग कर सकता था। हालांकि स्वॉर्ड सोल में एक बुरी प्रकृति निहित थी, यदि किसी का शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं था तो इसका बार बार उपयोग करने से शरीर और आत्मा दोनों को नुकसान होगा। लेकिन चून की साधना से दोनों मजबूत हुए, इसलिए ली किंग निश्चिंत हो सकती थी कि ली सिफेंग इसे संभाल लेगी। हालांकि सम्राट की रहस्यमयी तलवार फ्लाइंग फिश नाइफ और लाइटनिंग समनिंग फ्लैग दोनों से अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन ली किंग का इसे रखने का कोई इरादा नहीं था। यह उसके छठे छोटे भाई का कड़ी मेहनत से अर्जित पुरस्कार था। वह केवल तलवार की आत्मा से ही उत्सुक था और उसके स्वामी को पहचानने की विधि को समझने का प्रयास कर रहा था। एक बार जब सम्राट की रहस्यमयी तलवार किसी मालिक को पहचान लेती थी तो कोई और उसे तब तक नहीं चला सकता था जब तक कि किसी तरह से पहचान का बंधन टूट न जाए। अपनी मानवभूत देवता भाग्य विशेषता के साथ ली किंग तलवार आत्मा की संरचना को अद्भुत स्पष्टता के साथ समझ सकता था और इसके रहस्यों को धागे धागे करके उजागर कर सकता था। कुछ देर बाद झांग यूचुन और ली डोंगयुए बाहर आए और एक बार फिर ली किंग के सामने खड़े हो गए। कोई छठे छोटे भाई का पीछा कर रहा था। जब हम पहाड़ से नीचे उतरे तो वे दूर से कुछ देर तक हिचकिचाते रहे और फिर पीछे हट गए। यह मामला आसानी से खत्म नहीं होगा, झांग यूचुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। लेकिन क्यू ने उनकी ओर देखा और ठंडी सी गुरगुराहट की आवाज़ निकाली। अच्छा हुआ, इससे हमें उन्हें ढूंढने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। पिछली रिपोर्टों के अनुसार संभावना है कि हम पेई कबीले को उकसाएंगे। क्या पेई कबीले के लोगों के पास सिर नहीं होता? ये देखकर झांग यूचुन समझ गया कि उनका बड़ा भाई सचमुच क्रोधित है और वह चुपचाप पेई कबीले के लिए शोक मनाने लगा। पेई कबीले का प्रभाव भले ही बहुत अधिक हो, लेकिन अगर उन्होंने अपने सीनियर ब्रदर को हद से ज्यादा परेशान किया तो झांग यूचुन को लगा कि कोई भी नेता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके हाथों मारा जा सकता है। व्यक्तिगत शक्ति के मामले में उनके बड़े भाई की ताकत कल्पना से परे थी। यहाँ तक कि शाही शहर में सम्राट की हत्या करना भी असंभव नहीं लग रहा था। बड़े भाई सिफेंग को दोबारा पहाड़ से नीचे न जाने दें। वह बहुत जल्दबाज है और मुसीबतें खड़ी करने की आदत रखता है, ली डोंगयुए ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ली क्विंग ने सिर हिलाया। इस बार वह सचमुच डरा हुआ था। वह ये कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि अगर ली सिफेंग की बाहर मौत हो गई तो वह क्या करेगा। झांग यूचुन हंसे। बिल्कुल सही, प्रशिक्षण कक्ष का मास्टर हमेशा खुद प्रशिक्षण में व्यस्त रहता है और उसके शिष्य कभी उससे नहीं मिलते। ये शर्मनाक है। वह ली सिफेंग को नियंत्रित नहीं कर सका, केवल ली क्विंग ही ऐसा कर सकता था। यहाँ तक कि जब ली सिफेंग जियांग झाओशिया के साथ पहाड़ से नीचे उतरता था तब भी वह लापरवाही भरा व्यवहार करता था। जियांग झाओशिया ने एक बार कहा था कि वह अक्सर उसे पीटना चाहता था, लेकिन अब जब वह बड़ा हो गया था तो उसे उसकी शान को ठेस पहुंचाने का डर था। लेकिन क्यू ने उन्हें बैठने का इशारा किया और फिर कहा, चूंकि हमें पेई कबीले और डी कबीले के हमले से बचाव करना है, इसलिए हमें निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करने के बजाय आगे की योजना बनानी चाहिए। झांग यूचुन और ली डोंगयुए दोनों सहमत हो गए और तीनों ने जवाबी उपायों पर चर्चा शुरू कर दी। अल्पविराम। वसंत ऋतु बीत गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई और दुनिया का तापमान बढ़ने लगा। एक कस्बे में काले कपड़े पहने हुए जू जिन एक सराय में दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे उनके 12 छोटे भाई बहन भी आए। जैसे ही जू जिन ने दहलीज पार की, वेटर ने गर्मजोशी से उनका स्वागत करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। अपनी अपनी सीटों पर बैठने के बाद जू जिन ने लापरवाही से कुछ व्यंजन ऑर्डर किए। 13 तलवारबाजों में दूसरे स्थान पर रहने वाली जेंग यून ग्याओ जू जिन के बाईं ओर बैठी और पूछा, वरिष्ठ भाई, हम इतनी देर से बाहर हैं, क्या हमें खोज जारी रखनी होगी? बाकी लोग भी जू जिन की ओर देखने लगे। जू जिन ने एक कटोरी चाय पीते हुए कहा, भले ही हम उसे ढूंढ न पाएं, लेकिन हमें कुछ जानकारी जरूर लानी होगी। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे हम हल्के में ले सकें। एक महिला शिष्या ने नाराजगी से कहा, वह हॉल मास्टर ली वाकई कमाल के हैं। उच्च पद पर आसीन, अपार अधिकार प्राप्त, फिर भी वे चैन से बैठकर जीवन का आनंद नहीं ले सकते, हमेशा बाहर भागते रहते हैं। क्या वह सम्राट रहस्यमयी तलवार वाकई इतनी अद्भुत है? मैं तो पहाड़ पर साधना करना ही पसंद करूंगी। मुझे वे दिन बहुत याद आते हैं। उनकी बातों पर सहमति और असहमति दोनों ही देखने को मिली। आधे से अधिक लोगों ने युद्धकालीन दुनिया के घुमंतु जीवन को प्राथमिकता दी, जो कहीं अधिक रोमांचक था। जू जिन उनकी चर्चा में शामिल नहीं हुई। दूसरे चाहे कुछ भी सोचें, उसे ली सिफेंग को ढूंढना ही था। जियांग झाओशिया उनके गुरु थे और संप्रदाय के गुरु ने ही उनका भाग्य बदला था। उनके छोटे भाई को ढूंढना और उनकी चिंताओं को दूर करना उनका कर्तव्य था। सम्राट मिस्टिक स्वॉर्ड। ओह, क्या आप सम्मानित अतिथिगण उस पौराणिक दानवी तलवार में रुचि रखते हैं? वेटर उनके व्यंजन लेकर आया और जू जिन के बगल में खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर जिज्ञासा के भाव स्पष्ट थे। जेंग यूनग्याओ ने उसकी ओर देखा। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? वेटर ने चारों ओर देखा, फिर पास आकर फुसफुसाया, मेरी सलाह मानो, उस सम्राट की रहस्यमयी तलवार पर लालच मत करो। पेई कबीला पूरे शहर में उसकी तलाश कर रहा है। उनका कहना है कि वह उनकी नाक के नीचे से चोरी हो गई। पेई कबीला कोई साधारण लोग नहीं है, वर्तमान शाही सेंस का उपनाम भी वही है और उनमें एक सेनापति भी है। ऐसे लोगों को नाराज करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो मार्शल आर्ट की दुनिया में कौन सा संप्रदाय उसे छीनने की हिम्मत करेगा? जू जिन और उसके साथियों को पहले से ही पता था कि पेई वंश सम्राट की रहस्यमयी तलवार को लेकर चल रही लड़ाई में शामिल था। एक पुरुष शिष्य ने पूछा, वेटर, क्या आपको पता है कि इसे किसने चुराया है? ऐसा नहीं है, वे कहते हैं कि वह एक बहुत ही युवा हीरो था। इतना कहकर वेटर ट्रे लेकर चला गया। जेंग यूनग्याओ ने जू जिन की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये हॉल मास्टर ली हो सकते हैं? जू जिन की आंखों में एक झिलमिलाहट आई। हम यूं ही अंधाधुंध भटकते नहीं रह सकते।
चलिए पेई कबीले के पास जाकर सीधे उनसे पूछते हैं। उनके शिष्य उनकी साहसी प्रकृति से लंबे समय से परिचित थे, लेकिन पेई कबीले पर धावा बोलना कोई आसान काम नहीं था। बड़े भाई, ये बच्चों का खेल नहीं है, जेंग यूनकियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए उसे याद दिलाया। जूजिन ने उन पर सरसरी नजर डाली। खून बहाना पड़े तो भी हम हॉल मास्टर ली का पता लगा लेंगे। चूंकि वे इसी शहर में हैं, इसलिए हम भोजन के बाद निकलेंगे। ज्यादा मत खाना, नहीं तो हत्या शुरू होने पर तुम्हारा पेट फूला हुआ होना चाहिए। इतना कहकर उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने भी अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाना शुरू कर दिया। अल्पविराम। ग्रीष्म ऋतु के आगमन के बाद एक सुबह जियांग झाओशिया वापस लौटी। हैरान करने वाली बात है, उस महानिरीक्षक ने सचमुच एक रखेल लाने के लिए भोज का आयोजन किया था। जियांग झाओशिया ने मेज पर बैठते हुए कहा। झांग यूचुन ने भौहें चढ़ाईं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पहचान लिया होगा कि आप क्लियर स्काई सेक्ट के सेक्ट मास्टर नहीं है, इसीलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जियांग झाओशिया ने उसकी ओर देखा। उन्होंने मेरे साथ विनम्रता से व्यवहार किया। मैं यूं ही कोई परेशानी तो खड़ी नहीं कर सकता था, है ना? झांग यूचुन ने सिर हिलाया, फिर ली क्विंक्यू की ओर मुड़ा। वरिष्ठ भाई, मुझे आशंका है कि संप्रदाय में कोई जासूस है। जरूरी नहीं, कई तीर्थयात्री मुझे पहले भी देख चुके हैं। चूंकि महानिरीक्षक ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। संभावना है कि वह कुछ समय के लिए संयमित व्यवहार करेंगे। बोलने के बाद ली क्विंक्यू ने ली डोंग्युए को कलम और कागज लाने को कहा। झांग यूचुन बैठ गया और जियांग झाओक्सिया को देखकर मुस्कुराया। तीसरे छोटे भाई, छठे छोटे भाई तुमसे पहले लौट आए हैं और सम्राट की रहस्यमयी तलवार भी वापस ले आए हैं। वो शेखी बघार रहे हैं कि ठीक होने के बाद तुम्हें चुनौती देंगे। बेहतर होगा कि तुम तैयारी कर लो। बड़े भाई ने कहा है कि अगर तुम लापरवाही करोगे तो शायद हार भी जाओगे। इस पर जियांग झाओशिया ने अपनी भौहें उठाईं और ली क्विंक्यू की ओर देखा। बड़े भाई, क्या आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं? ली क्विंक्यू ने झांग यूचुन को घूर कर देखा और फिर कहा, तीसरे छोटे भाई, मैंने कोई अतिशयोक्ति नहीं की थी। हालांकि उस लड़के की ताकत आपसे कहीं कम है, लेकिन उस तलवार में 1000 वर्षों की संचित शक्ति समाहित है। जियांग झाओशिया गहरी सोच में डूबी हुई चुप हो गई। ली डोंग्युए कलम और कागज लेकर लौट आए। ली क्विंक्यू ने उन्हें लिया और लिखना शुरू कर दिया। जियांग झाओशिया ने पूछा, दूसरे छोटे भाई, आपने पहले कहा था कि वह घायल हो गया था, क्या हुआ था? झांग यूचुन ने ली सिफेन की खुद की कहानी सुनाई। वास्तव में पेई कबीले द्वारा उसका पीछा किया गया था और जिन भाई बहनों ने उसे बचाया था वे अब पहाड़ पर बस गए थे। पेई वंश। जियांग झाओशिया की आंखें ठंडी पड़ गईं, हालांकि उन्होंने इसके बाद कुछ नहीं कहा। ली क्विंक्यू के बगल में खड़े होकर ली डोंग्युए ने कहा, वरिष्ठ भाइयों, मैं आपको सावधानी बरतने की सलाह देता हूँ। हमारे शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है। लिचुआन का कोई वंश निश्चित रूप से चेन हुईलान के ठिकाने की जांच जारी रखेगा। यह एक छिपा हुआ खतरा है। पेई वंश और महानिरीक्षक भी हमारे प्रमुख शत्रु हैं। झांग यूचुन ने बेबसी से आह भरी। जैसे जैसे हमारा संप्रदाय बढ़ेगा, वैसे वैसे तरह तरह की परेशानियां भी आएंगी। हम उनसे एक एक करके निपटेंगे। मैंने हॉल मास्टर यांग से पहले ही सद्भावना दिखाने वाले परिवारों और संप्रदायों से मित्रता करने को कहा है। एक बार जब हमें पता चल जाएगा कि इन 3 गुटों के विरुद्ध कौन द्वेष रखता है, तो हम उसी के अनुसार योजना बनाएंगे। सुनने में अच्छा है। ली डोंग्युए मुस्कुराए। उसे बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ। वास्तव में उसे यह जानकर खुशी हुई कि वे 7 अलग अलग जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं और एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। फिर झांग यूचुन और ली डोंग्युए ने जियांग झाओशिया से उनके विदेश प्रवास के दौरान हुए अन्य अनुभवों के बारे में पूछना शुरू किया। ली क्विंक्यू ने लिखना रोक दिया और वह कागज झांग यूचुन को सौंप दिया। इन शिष्यों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, इनमें जासूस हैं। झांग यूचुन ने कागज उठाया और उसमें 17 नाम लिखे देखे। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, बड़े भाई, आपको कैसे पता? हो सकता है कि मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ न हो, लेकिन जब मैं पहाड़ से नीचे जाता हूं तो मैं अपना समय यूं ही बर्बाद नहीं करता। ली क्विंक्यू ने जानबूझकर रहस्यमय लहजे में कहा। इन शिष्यों के निष्ठा को बेहद कम थे, कुछ के तो शून्य भी थे, जो स्पष्ट रूप से गद्दार थे। झांग यूचुन ने उसकी बात पर आधा विश्वास किया, जबकि ली क्विंक्यू खड़ी हो गई। उसे अभी भी कैदी किलिन के घावों का इलाज करना था। ली सिफेन की सुरक्षित वापसी में उस प्राणी का बहुत बड़ा योगदान था। वह शुभ प्राणी अपने स्वामी के खतरे को हजारों मील दूर से भांप सकता था। यह एक अविश्वसनीय बात थी जिसने ली क्विंक्यू को भी खुद एक ऐसा प्राणी पालने की इच्छा जगा दी। अल्पविराम। 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। दोपहर के बाद ली क्विंक्यू ने अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर लिया था। उसने पिछली रात स्पिरिट माइन में बिताई थी और उसी सुबह वापस लौटा था। युआन क्यूई अचानक आंगन में दौड़ पड़ा। उसका हावभाव इतना व्याकुल था कि ली क्विंक्यू को यह अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि फिर कुछ गड़बड़ हो गई है। संप्रदाय के गुरुजी, भयानक समाचार। एक व्यक्ति पहाड़ पर आया है जो स्वयं को शेन युए बता रहा है। वह हमारे संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों को चुनौती देना चाहता है। उसका कहना है कि यदि वह जीता है तो हमें सम्राट की रहस्यमयी तलवार उसे सौंपनी होगी। युआन क्यूई तेजी से बोलते हुए ली क्विंक्यू के सामने खड़ा हो गया। ली क्विंक्यू ने भौहें चढ़ा लीं। शेन यू कौन है जो इतनी दबंग है? किसी व्यक्ति द्वारा सीधे तौर पर सम्राट की रहस्यमयी तलवार का नाम लेना, संभवतः इसका पेई कबीले से कोई लेना देना नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार के ठिकाने की खबर पहले ही मार्शल आर्ट की दुनिया में फैल चुकी हो? युआन ची ने उत्तर दिया, ऊपर उठते समय मैंने लोगों को कहते सुना है कि मार्शल जगत में उन्हें तलवारों का देवता कहा जाता है। यहाँ तक कि शाही पूर्वज ने भी एक बार उन्हें महल में सेवा करने के लिए अपार धन की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। वे वास्तव में अद्वितीय विशेषज्ञ हैं, पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, किसी भी तथाकथित प्रांतीय चैंपियन से कहीं बढ़कर। अध्याय 93। भयानक तलवार का इरादा, मार्शल आर्ट संप्रदाय से अमर साधना संप्रदाय तक। तलवार देवता, कितना शानदार शीर्षक है। ली क्विंक्यू को शेन यू में गहरी दिलचस्पी हो गई। हालांकि वह पहले से ही साधना के मार्ग पर था, फिर भी उसे मार्शल आर्ट की दुनिया की किंवदंतियां बेहद दिलचस्प लगती थीं। चलो चलते हैं, हम पहाड़ से नीचे उतरकर देखेंगे, ली क्विंक्यू ने मुस्कुराते हुए कहा।
ये सुनकर युआन क्यूई ने तुरंत राहत की सांस ली। उन्हें इस बात की चिंता थी कि संप्रदाय प्रमुख स्वयं कार्रवाई करने को तैयार नहीं होंगे। हालांकि संप्रदाय में कई विशेषज्ञ थे, लेकिन केवल संप्रदाय प्रमुख ही उन्हें सुरक्षा की सच्ची भावना प्रदान कर सकते थे। दोनों लिंगशियाओ प्रांगण से निकलकर पहाड़ से नीचे उतरने लगे। रास्ते में उन्होंने कई शिष्यों और तीर्थयात्रियों को भी नीचे की ओर जाते हुए देखा। तलवार देवता नाम अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली था। जिन लोगों ने उनके बारे में कभी नहीं सुना था, वे भी उन दो शब्दों को सुनकर तीव्र जिज्ञासा महसूस करने लगे। अल्पविराम। क्लियर स्काई माउंटेन की तलहटी में पर्वत द्वार के सामने पहले से ही एक विशाल भीड़ जमा हो गई थी। सैकड़ों लोग उस क्षेत्र में मौजूद थे। ली सिजन भीड़ को चीरते हुए आगे की ओर निकल पड़ी। उसकी निगाहें सामने टिक गईं, जहां शी नदी के दूसरी ओर सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसके दोनों हाथ उसकी तलवार की मूठ पर टिके थे और म्यान जमीन में धंसी हुई थी। उनकी आंखें ध्यान में बंद थीं, उनके वस्त्र हल्के से लहरा रहे थे, उनसे दिव्य आभा निकल रही थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तलवारों के देवता शेन यू थे। वहां खड़े रहने मात्र से ही वह जबरदस्त दबाव का संचार कर रहा था। ली सिजन की आंखें चमक उठीं। इस तलवार देवता का आभास वास्तव में असाधारण था, जो एक अद्वितीय गुरु की उसकी कल्पना से पूरी तरह मेल खाता था। क्या वह तलवारों का देवता है? वह तो सचमुच अमर जैसा दिखता है। कहते हैं कि जब तलवार के देवता युवा थे, तब वे संहार के देवता थे। महान ली राजवंश की स्थापना से पहले दुनिया अराजकता और अंधकार में डूबी हुई थी। उन अशांत समयों में अनगिनत हत्याओं के माध्यम से ही उन्हें तलवार के देवता की उपाधि प्राप्त हुई। एक बार वे अकेले ही उत्तरी सीमा पर गए, बर्बर राजमहल पर आक्रमण किया और बिना किसी क्षति के वापस लौटे, जिससे हमारे 13 प्रांतों का नाम रोशन हुआ। मैंने बचपन में अपने दादाजी को शेन युए के बारे में बात करते सुना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी अभी भी जीवित होगा। सम्राट, रहस्यमयी तलवार की उत्पत्ति किस प्रकार की है कि तलवार के देवता भी स्वयं उपस्थित हुए? क्या जियांग झाओशिया कोई कार्रवाई करेगा? वह क्लियर स्काई संप्रदाय का नंबर 1 तलवारबाज है। क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्य और तीर्थयात्री आपस में फुसफुसा रहे थे। तलवार के देवता के आगमन ने उन्हें उत्साह से भर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी जीवित मार्शल लीजेंड को देख रहे हों। ये लड़ाई निस्संदेह युद्ध कला जगत की पीढ़ियों तक सुनाई जाने वाली एक कहानी बन जाएगी। तलवारों का देवता एक सच्चा उस्ताद है। पूरी दुनिया में जो लोग उससे तलवारबाजी कर सकते हैं, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। ली सिजन के पीछे से एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो चू जिंग उससे 3 कदम की दूरी पर खड़ी थी। ली सिजन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या तुम तलवार के देवता को अच्छी तरह जानते हो? मैंने अपने पिता को उनके बारे में बात करते सुना है। वह तलवारबाज थे जिनका शाही पूर्वज जीवन भर पीछा करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी सत्ता के आगे घुटने नहीं टेके, चू जिंग ने उत्सुकता भरे लहजे में कहा। ली सिजन ने आश्चर्य से पूछा, शाही पूर्वज ने उसे यूं ही छोड़ दिया? उसे गिरफ्तार करने के लिए सेना नहीं भेजी? अगर कोई और होता तो शायद शाही पूर्वज ऐसा कर देते, लेकिन शेन युए के मामले में वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वे जानते थे कि एक सेना भी उन्हें रोक नहीं सकती, चू जिंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। शेन यू के प्रति ली सिजन की जिज्ञासा और भी गहरी हो गई और उसने कई सवाल पूछे, जिनका चू जिंग ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया। हॉलमास्टर यांग आ गए हैं, किसी ने चिल्लाया। तुरंत ही शिष्यों ने रास्ता बना दिया, क्योंकि यांग जुएडिंग बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़े। उनके पीछे वुमान एर और 1 दर्जन से अधिक शिष्य चल रहे थे। यांग जुएडिंग सीधे शी नदी के किनारे की ओर चली गई। शेन युए को घूरते हुए उसने कहा, सीनियर शेन, क्लियर स्काई सेक्ट के पास सम्राट मिस्टिक स्वॉर्ड नहीं है। आपने इसके विपरीत जानकारी कहाँ से सुनी? आंखें खोले बिना शेन यू ने शांत भाव से उत्तर दिया, झेन्यान के पेई वंश से। यांग जुएडिंग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। वह जानता था कि अब वह इसे नकार नहीं सकता। ऐसी स्थिति में कृपया मुझे निर्देश दें, सीनियर शेन। यांग जुएडिंग ने हाथ उठाते हुए संयम से बात की। वह पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र की तीसरी परत पर था। हालांकि जूजिन जैसी उभरती प्रतिभाओं से वह पीछे रह गया था, फिर भी उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। यहाँ तक कि महान तलवार देवता का सामना करते हुए भी उसे विश्वास था कि वह मुकाबला कर सकता है। अंततः शेन यू ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी निगाहें प्राचीन और शांत थीं, जैसे 2 अथाह कुएं हों। आगे बढ़ो। उनका लहजा शांत था, फिर भी इससे यांग जुएडिंग को अपमानित महसूस हुआ। बिना कुछ और कहे यांग हवा में उछला और अपनी हथेली से वार किया। तलवार के देवता का सामना करते हुए यांग जुएडिंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी 9 स्वर्गों वाली दिव्य हथेली जबरदस्त शक्ति के साथ फूट पड़ी, जिससे दहाड़ते हुए बाघों और ड्रैगनों जैसी आवाजें उत्पन्न हुईं। वहां मौजूद दर्शक विस्मय से अपनी सांसें थाम लिए खड़े थे। तेज ताड़ के पत्तों की हवा ने उनके बीच की हवा को विकृत कर दिया। फिर भी शेन युए ने भागने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी आस्तीन झटक दी। जमीन से तलवार की ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह फूट पड़ा, जिसने यांग जुएडिंग की हथेली की शक्ति को बिखेर दिया। जैसे ही यांग ने अपने शरीर पर तलवार की ठंडी और जबरदस्त ऊर्जा का प्रहार महसूस किया, उसके चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आ गया। सकना। यांग जुएडिंग ने खून थूका और 10 झांक से अधिक दूर जा गिरा, इससे पहले कि वुमान एर ने उसे पकड़ लिया और दूसरी चोट लगने से बचा लिया। भीड़ सदमे से दंग रह गई। शेन युए ने एक ही चाल में क्लियर स्काई सेक्ट के ब्रॉड ओरिजिन हॉल मास्टर को हरा दिया था। शेन युए ने शांत भाव से अपनी आस्तीन ऊपर की और सैकड़ों लोगों की भीड़ की ओर देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका रुख स्पष्ट था। वह अगले प्रतिद्वंद्वी का इंतजार कर रहा था। वुमान एर के सहारे खड़ी यांग जुएडिंग के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। आदिम एकता शास्त्र का अभ्यास करने के बाद से वह इतनी जल्दी कभी नहीं हारा था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। वुमान एर ने उसे नीचे उतारा और आगे बढ़ने ही वाली थी कि यांग जुएडिंग ने उसकी कलाई पकड़ ली। अपना सिर घुमाते हुए उसने कमजोर स्वर में कहा, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसका मनोबल मत बढ़ाओ। वुमान एर ने असहाय होकर अपना सिर खुजाया और रुक गई। ली सिजन, जो पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र की तीसरी परत तक पहुंच चुकी थी, यांग जुएडिंग जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन वह ये बता सकती थी कि शेन यू की आंतरिक ऊर्जा असीम रूप से गहरी थी। उसने चू जिंग की ओर मुड़कर आह भरी और कहा, यह तलवार देवता सचमुच बहुत शक्तिशाली है। उसे जरा भी चिंता नहीं थी। यांग जुएडिंग क्लियर स्काई सेक्ट के शीर्ष 5 सदस्यों में भी शामिल नहीं था।
चू जिंग ने दूर से शेन युए को एक अजीब नज़र से देखा। निस्संदेह वह बेहद शक्तिशाली है। उसकी युद्ध कला 100 वर्षों में बेजोड़ है। महारत के मामले में उसने शायद मानवीय सीमाओं को भी पार कर लिया है। हमारा संप्रदाय संकट में है। मेरे बड़े भाई के यहाँ होने पर चिंता की क्या बात है? ली सिजिन ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। चू जिंग को ली किंगकियू के साथ हुई अपनी मुलाकात याद आ गई। ली किंगकियू की गहराई को भेदने में असमर्थ होने के कारण वह क्लियर स्काई संप्रदाय के आदिम एकता शास्त्र के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गया। शायद आज उन्हें ली किंगकियू की असली युद्ध कला का कौशल देखने को मिल जाए। तभी सैकड़ों लोगों के सिर के ऊपर से एक आकृति उड़ती हुई तलवार की तरह गुजरी और शी नदी के किनारे उतरकर पानी के उस पार शेन यू का सामना करने लगी। ये एल्डर जियांग है, क्लियर स्काई सेक्ट के एक शिष्य ने उत्साह से चिल्लाया। यांग ज्यूडिन की करारी हार ने सभी के मनोबल को हिला दिया था, लेकिन जियांग झाओक्सिया के आगमन ने उनके आत्मविश्वास को फिर से जगा दिया। आखिरकार जियांग झाओशिया संप्रदाय के गुरु के बाद दूसरे स्थान पर थे और उनसे भी कहीं अधिक प्रसिद्ध थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियांग झाओशिया एक सच्चा तलवारबाज था। शेन यू ने उसे घूरकर देखा। तेज धार वाली तलवार जैसा इरादा। इस साल तुम्हारी उम्र कितनी है? 21, जियांग झाओशिया ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। जो लोग उन्हें जानते थे वे समझ सकते थे कि वे कितने गुस्से में थे। सचमुच एक असाधारण प्रतिभा। तुम मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हो। जिस क्षण मैंने पहली बार तलवार पकड़ी मुझे पता चल गया कि यह मेरे लिए ही बनी है और तलवारबाजी में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। क्या तुम भी ऐसा ही महसूस करते हो? शेन यू के लहजे में प्रशंसा झलक रही थी जब उसने पूछा। क्लैंग, जियांग झाओशिया ने अपनी तलवार निकाली जिसकी चमक शी नदी पर प्रतिबिंबित हुई। शेन यू की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, अगर तुम हार गए तो मुझे तलवार देवता की उपाधि सौंप दो। कैसा रहेगा? शेन यू की आंखें तेज हो गईं। जूनियर, तुम्हारी महत्वाकांक्षा सराहनीय है, लेकिन तलवार देवता बनना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई उसके शरीर से तलवार की एक भयानक शक्ति निकली जिससे शी नदी में पानी उछलने लगा और वह चीरती हुई आगे बढ़ी। दूर से भी क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्य और तीर्थयात्री उसकी तलवार की शक्ति और इरादे की दमनकारी सामर्थ्य को महसूस कर सकते थे। क्या मार्शल आर्ट का अभ्यास सचमुच उस स्तर तक पहुंच सकता है? जियांग झाओक्सिया की निगाहें तेज हो गईं। 2 झांग चौड़ी नदी को पार करते हुए उसने शेन यू पर वार किया। शेन यू ने तलवार को रोकने के लिए अपने सामने रखी म्यान को ऊपर उछाला, फिर अपनी तलवार निकाली और बीच रास्ते में ही अपने शरीर को घुमाकर पीछे से वार किया। जियांग झाओक्सिया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जमीन पर उतरते ही उसने अपने पैर फैलाए, घुटनों के बल बैठ गया और पीछे से किए गए हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। स्टील आपस में टकराया। दोनों में से कोई भी नहीं झुका। वे झट से अलग हो गए और फिर से हमला कर दिया। तलवार की ऊर्जा हर जगह फैल गई, घास और धूल उड़ने लगी। उनकी चालें उत्कृष्ट और आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। कुछ ही लोग उनकी तलवारबाजी की शैली को स्पष्ट रूप से देख पाते थे। क्लियर स्काई सेक्ट के शिष्य तनावपूर्ण मौन में देख रहे थे। तीर्थयात्री भी उतने ही विस्मय में थे, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। दोनों पुरुषों की तलवार की ऊर्जा दूर दूर तक फैलती गई, जिससे हिंसक हवा के झोंके उठे जो सभी के वस्त्रों और बालों को लहराने लगे। जियांग झाओशिया को शेन यू को जल्दी हराने में असमर्थ देखकर ली सिजिन की आंखें चौड़ी हो गईं। यांग ज्यूडिंग भी दंग रह गए। उसने सोचा था कि जियांग झाओशिया आसानी से शेन यू को वश में कर लेगी, लेकिन एक बार फिर शेन यू ने सभी उम्मीदों को पार कर दिया। तलवार देवता। अंततः यांग ज्यूडिंग को उस उपाधि का महत्व समझ में आ गया। मार्शल आर्ट की दुनिया तथाकथित तलवार संतों, तलवार देवताओं और तलवार राजाओं से भरी हुई थी, लेकिन उनकी सभी उपाधियों में उपसर्ग लगे होते थे। केवल शेन युए ही बिना किसी अलंकरण के तलवार देवता नाम धारण करते थे। जियांग झाओशिया ने ऊंची छलांग लगाई, तलवारबाजी की कला का प्रदर्शन करते हुए अपनी तलवार की ऊर्जा का उपयोग करते हुए हवा में इस तरह उड़ गया कि शेन यू उस तक न पहुंच सके। शेन यू ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। वह जियांग झाओशिया की स्वयं निर्मित तलवार नियंत्रण तकनीक को समझ नहीं सका। हवा में ही जियांग झाओशिया घूमा और नीचे की ओर गोता लगाया। उसकी तलवार तेजी से वार कर रही थी। जैसे ही वह नीचे उतरा, तलवार की ऊर्जा अनगिनत तलवारों की छायाओं में संघनित होकर उसे घेर लिया। तलवार को नियंत्रित करने की सर्वोच्च तकनीक। जियांग झाओशिया शायद ही कभी एक से अधिक तलवारों का उपयोग करता था, इसलिए उसने अपनी तलवार की ऊर्जा को ठोस रूप में संघनित किया, मानो वह 32 तलवारों को नियंत्रित कर रहा हो। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती गई, शेन यू ने तलवार का जबरदस्त दबाव महसूस किया, जिससे उनके चेहरे के भाव बदल गए। फिर भी वह घबराया नहीं। उसने अपनी तलवार को इतनी तेजी से घुमाया कि उसकी परछाई बन गई, मानो दर्जनों तलवारबाज एक साथ हमला कर रहे हों। नदी किनारे खड़े होकर उन्होंने जियांग झाओशिया की सर्वोच्च तलवार नियंत्रण तकनीक का सीधे सामना किया। बूम! उनकी शक्तिशाली तलवारों के टकराव से धूल के बादल लहरों की तरह उठ खड़े हुए, जो पूरे क्षेत्र में फैल गए। असंख्य कंकड़ और घास हवा में उछल गए और यहाँ तक कि नदी भी क्षण भर के लिए रुक गई। इस नज़ारे ने सैकड़ों दर्शकों को और यहाँ तक कि पहाड़ से नीचे उतर रहे लोगों को भी स्तब्ध कर दिया। पर्वतीय मार्ग पर ली किंगकियू और युआन क्यूई दूर से इस दृश्य को देख रहे थे। युआन क्यूई अवाक होकर देखता रह गया। संप्रदाय के गुरुजी, ऐसी आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों की आंतरिक साधना की आवश्यकता होगी? ली क्विंगकियू ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह भी आश्चर्यचकित था। क्या कोई वास्तव में जियांग झाओशिया से इतनी हद तक लड़ सकता है? यहाँ से भी वह शेन यू की तलवारबाजी की शक्ति को महसूस कर सकता था। यह इतनी भयंकर थी कि इसने मार्शल आर्ट के प्रति उसकी धारणा को ही बदल दिया। स्पष्ट रूप से कहें तो तलवार चलाने की यह क्षमता मार्शल कला साधना की सीमाओं को पार कर चुकी थी। तलवारबाजी की क्षमता के मामले में जियांग झाओशिया कमतर था, लेकिन जीवन शक्ति के मामले में वह शेन यू की आंतरिक ऊर्जा से कहीं अधिक था। लेकिन क्यू की जिज्ञासा और भी बढ़ गई कि शेन यू में किस प्रकार के भाग्य संबंधी लक्षण मौजूद हैं। अध्याय 94। एक तलवार जो संसार को चुनौती देती है, मार्शल आर्ट संप्रदाय से अमर साधना संप्रदाय तक। तलवार की शक्ति की 2 धाराएं कुछ सांसों तक आपस में टकराने के बाद विस्फोट के साथ अलग हो गईं। भयंकर भूकंपीय तरंग के कारण जियांग झाओशिया पीछे की ओर जा गिरीं।
जियांग झाओशियाशी नदी के विपरीत किनारे पर उतरी। जमीन पर गिरने के बाद वह लड़खड़ाते हुए पूरे 8 कदम पीछे हट गया और अंत में खुद को संभाल पाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होठों के कोनों से खून टपकने लगा और यहाँ तक कि तलवार पकड़े हुए उसका दाहिना हाथ भी अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसने अपनी निगाहें मजबूती से सामने टिका दी। नदी के उस पार धूल का एक विशाल बादल उठा जिसने शेन्यू की आकृति को पूरी तरह से ढक लिया, केवल एक धुंधली परछाई ही दिखाई दे रही थी। जंगल में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें शेन्यू की ओर मुड़ गईं और वे स्थिति के शांत होने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में धूल छट गई। शेन्यू की आकृति प्रकट हुई, उसके सफेद बाल लहरा रहे थे, उसके वस्त्र फटे हुए थे। फिर भी अपने बाहरी रूप के बावजूद वह प्रभावित रहा। उसका पूरा अस्तित्व एक तेज अटूट तलवार की आभा से घिरा हुआ था। उसकी गति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। शेन्यू ने अपना सिर झुकाया और अपने हाथ में मौजूद तलवार की ओर देखा। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, ब्लेड पर दरारें दिखाई देने लगी जो तेजी से फैलती गईं और अंत में वह कांच की तरह चकनाचूर हो गया, जिसके टुकड़े जमीन पर बिखर गए। जब क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्यों ने देखा कि तलवार देवता की तलवार टूट गई है तो वे तुरंत रोमांचित हो गए। क्या एल्डर जियांग जीत गए? नहीं, ये सही नहीं है। तलवार के देवता को तो बिल्कुल भी चोट नहीं आने लगती। फिर भी बिना तलवार के वह लड़ना कैसे जारी रख सकता है? अपने जीवनकाल में इस तरह का द्वंद्व युद्ध देखना, मृत्यु के समय भी कोई पछतावा नहीं। उनकी मार्शल आर्ट बहुत ही उन्नत है। उनके मुकाबले मार्शल आर्ट की दुनिया के तथाकथित प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ कुछ भी नहीं हैं। न केवल शिष्य बल्कि दर्शक भी उत्साह में आकर कानाफूसी करने लगे। उनके लिए भले ही जियांग झाओशिया तलवार के देवता के साथ बराबरी का मुकाबला कर पाए, ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान था। आखिरकार जियांग झाओशिया तलवार देवता से कई दशक छोटी थी। हार में भी कोई उसे दोष नहीं दे सकता था। जब शी नदी के उस पार की धूल पूरी तरह से छट गई तो शेन्यू ने अपना दाहिना हाथ छोड़ दिया। तलवार का टूटा हुआ हैंडल जमीन पर गिर गया। अपने दाहिने पैर से हल्के से जमीन पर पटकने पर तलवार की मूठ के नीचे की मिट्टी धंस गई और एक छोटा सा गड्ढा बन गया। फिर आंतरिक ऊर्जा की एक लहर के साथ उसने तलवार की मूठ को पूरी तरह से मिट्टी में दबाने के लिए आसपास की मिट्टी को खींचा। शुरू से अंत तक शेन्यू की निगाहें एक पल के लिए भी जियांग झाओशिया से नहीं हटीं। जियांग झाओशिया के मुंह के कोने से खून की बूंदें लगातार टपकती रहीं, ठुड्डी से नीचे गिरती रहीं, फिर भी उसकी निगाहें शेन्यू पर टिकी रहीं। आपकी आंतरिक शक्ति मैंने अब तक देखी सबसे प्रबल है। आपकी तलवारबाजी भी उत्कृष्ट है। दुर्भाग्यवश आपकी तलवार चलाने की क्षमता में अभी परिपक्वता की कमी है। फिर भी आप केवल मुझसे ही हारे हैं। मार्शल आर्ट की दुनिया में आप सर्वश्रेष्ठ में शुमार हैं। शुरुआती स्तर के साधारण उस्ताद भी आपके सामने एक बार भी नहीं टिक पाएंगे। शेन्यू ने जियांग झाओशिया को घूरते हुए बात की। उनके लहजे में प्रशंसा का भाव झलक रहा था। लेकिन जियांग झाओशिया अपने शरीर के भीतर उमड़ रही प्रचंड तलवार ऊर्जा को अब और दबा नहीं सका। उसने अपना मुंह खोला और खून का एक बड़ा घूंट थूका, फिर आधा घुटने टेककर जमीन पर बैठ गया। वह केवल अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर ही खड़ा था। वह इस हार को स्वीकार नहीं कर सका। पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र की छठी परत पर साधना करने के कारण इस स्तर तक पहुंचने के बाद से उसे किसी से डर नहीं लगता था। उनका मानना था कि उनके बड़े भाई के अलावा कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। लेकिन आज उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। वह महसूस कर सकता था कि शेन्यू की आंतरिक शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कमजोर थी। कमजोरी तलवारबाजी और तलवार चलाने की क्षमता में थी। तलवार के मार्ग में हारना एक जनजात तलवार प्रेमी भला ऐसी बात कैसे स्वीकार कर सकता है? शेन्यू ने दूर स्थित सैकड़ों दर्शकों की ओर अपनी निगाहें घुमाईं और जोर से बोला, क्या क्लियर स्काई संप्रदाय में कोई और है जो मुझसे लड़ सके? यदि नहीं तो सम्राट की रहस्यमयी तलवार मुझे सौंप दो। मैं इसे बलपूर्वक नहीं लेना चाहता। अभिमानी, यही एक शब्द था जो सबके दिमाग में आ रहा था। क्लियर स्काई सेक्ट के शिष्यों की पहले वाली शांति गायब हो गई थी। उनके भीतर क्रोध और अपमान की आग जल रही थी। शर्तें सिर्फ आप ही क्यों तय करें? अगर आप हार गए तो क्या होगा? पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर कई शिष्यों के चेहरे खुशी से चमक उठे और वे उस आवाज़ की ओर मुड़ गए। क्लियर स्काई सेक्ट के शिष्यों और दर्शकों ने ली किंग और युआन क्यूई के लिए रास्ता बना दिया। गुरुजी, इसे सबक सिखाए। भीड़ में खड़े झाओ जेन ने उत्साह से भरी अपनी मुट्ठी हवा में उछाल दी। उनकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। उनके बगल में बैठी युआन ली के चेहरे पर भी उतनी ही उम्मीद भरी निगाहें थीं। सू जिलिंग, कुई और कुए भी उपस्थित थे। लेकिन क्यू को प्रकट होते देख उन सभी ने राहत की सांस ली। वे क्लियर स्काई सेक्ट को तलवार देवता के पैरों तले रौंदा हुआ नहीं देखना चाहते थे। हालांकि उन्होंने सच्चाई स्वीकार की, उनमें से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ अगर किसी ने महारत हासिल कर ली हो? उससे परे हमेशा कोई ना कोई होता था और स्वर्ग से परे भी स्वर्ग होते थे। मार्शल आर्ट की दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए वे एकांतप्रिय उस्ताद थे। फिर भी एक सच्चे अद्वितीय विशेषज्ञ के सामने वे साधारण पुरुषों से भिन्न नहीं थे। लेकिन क्लियर स्काई सेक्ट के सेक्ट मास्टर का वास्तविक रुतबा कितना ऊंचा था? असंख्य निगाहों के बीच ली किंग आगे बढ़ी। जैसे ही वह वुमानेर और यांग ज्यूडिंग के पास से गुजरा, वह जियांग झाओशिया की ओर बढ़ता रहा। शेन्यू की नज़र ली किंग पर पड़ी। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। एक और युवक। उसने सुना था कि नवगठित क्लियर स्काई संप्रदाय युवा प्रतिभाओं से भरा हुआ है। एक समय उसे लगता था कि यह बात अतिशयोक्तिपूर्ण है। अब ऐसा लग रहा था कि अफवाहों ने वास्तव में उन्हें कम करके आंका था। हालांकि उसका चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन शेन्यू जियांग झाओशिया की वीरता से मन ही मन हिल गया था। 21 वर्ष की आयु में ऐसी कुशलता रखने वाला व्यक्ति 50 वर्ष की आयु तक उसके माध्यम से युद्ध कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लेकिन शेन्यू को अब भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। इस जीवन में उसकी एकमात्र इच्छा सम्राट मिस्टिक स्वॉर्ड को देखना, एक नई तलवारबाजी कला का निर्माण करना और फिर बिना किसी पछतावे के मर जाना थी। यदि वह जियांग झाओशिया से 10 साल पहले मिले होते तो उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बना लिया होता। जैसे ही शेन्यू ने देखा, ली क्विंग जियांग झाओशिया के पास से गुजरा। ली किंग ने लापरवाही से 2 चांदी की सुइयां फेंकी जो जियांग झाओशिया की छाती में धंस गईं। बड़े भाई, शर्म से जियांग झाओशिया का चेहरा लाल हो गया। वह चाहता था कि वह धरती में विलीन हो जाए। तुमने क्लियर स्काई सेक्ट को कलंकित नहीं किया।
तलवार देवता की जीत उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखती है। ली किंगक्यू ने पीछे मुड़े बिना बोलना शुरू किया और उसके शब्दों से शेन यूए ने भौहें चढ़ा लीं। जब ली किंगक्यू ने अपने कदम रोके तो शेन यूए ने कहा, अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वह सब क्लियर स्काई सेक्ट को सौंप दूंगी। कैसा रहेगा? 70 वर्षों तक मार्शल आर्ट की दुनिया में विचरण करने के बाद वह ये सुनना पसंद नहीं करेंगे कि उन्होंने युवा पीढ़ी को धमकाया। बेशक उसे विश्वास नहीं था कि वह हार जाएगा। तुम तो पहले ही हार चुके होगे, तुम्हारे जीवन भर के ज्ञान का मेरे लिए क्या महत्व होगा? ली किंगक्यू ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उनका लहजा सौम्य था, उसमें शत्रुता का भाव नहीं था, फिर भी उनके शब्दों में शेन यू से भी अधिक अहंकार था, जिसने वहां मौजूद हर शिष्य के रक्त में उबाल ला दिया। शेन यू ने नाक से कुड़ी। खोखले दावे करने से कोई लाभ नहीं होता। तो फिर बोलिए, आप क्या प्रस्ताव रखते हैं? अगर तुम हार गए तो तुम्हें क्लियर स्काई सेक्ट में शामिल होना होगा, ली किंगक्यू ने दृढ़ता से जवाब दिया। उसकी निगाहें शेन यू पर टिकी हुई थीं। जब उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई तो उसकी निगाहों में व्याप्त दबाव ने शेन यू को भी एक अवर्णनीय बोझ का एहसास कराया। उन्हें एहसास हुआ कि यह युवक वास्तव में जियांग झाओशिया से आगे निकल सकता है, लेकिन डर उनके लिए बिल्कुल नया था। अपने जीवन में उन्हें कभी किसी प्रतिद्वंदी से डर नहीं लगा। युद्ध में शहीद होना ही उनके वीरतापूर्ण मार्ग की सर्वोच्च मान्यता होगी, लेकिन उसे कभी ऐसा कोई नहीं मिला था जो उसे मार सके। देखा, उसकी आभा भी मेरे संप्रदाय गुरु की आभा के सामने फीकी पड़ जाती है। ली सिजन ने चू जिंग की ओर मुड़ी, उसके होठों पर गर्व भरी मुस्कान थी। चू जिंग ने सिर हिलाया। यद्यपि संप्रदाय के गुरु युवा हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। लेकिन जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। तब आना, शेन यूए का धैर्य कम होता जा रहा था। वह आगे की बातचीत को समय की बर्बादी समझ रहा था। ली किंगक्यू मुस्कुराए। चूंकि आप तलवार के देवता हैं, इसलिए मैं अपनी तलवारबाजी की कला का उपयोग करके आपसे मार्गदर्शन का आदान प्रदान करूंगा। शेन यू ने भौहें चढ़ाईं। उसका क्या मतलब था? क्या ये युवक एक कुशल तलवारबाज नहीं था? उसी क्षण उसने ली किंगक्यू को नदी के उस पार अपना दाहिना हाथ उठाते हुए देखा। जैसे ही ली किंगक्यू ने ऐसा किया, उनके पीछे खड़े क्लियर स्काई सेक्ट के शिष्यों और दर्शकों ने अपने सिर म्यान में रखी तलवारों की ओर झुका लिए। प्रत्येक तलवार कांप उठी। कुछ ने सहज रूप से अपनी तलवारों की मूठें कसकर पकड़ ली, अन्य जो हो रहा था उसे समझकर खुद को रोक लिया और ली किंगक्यू को विस्मय से देखते रहे। चू जिंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके बगल में खड़े लोगों की तलवारें हिंसक रूप से कांप रही थीं और उसकी भौहें तन गईं। दर्शकों के बीच मची हलचल से बेखबर शेन यू पूरी तरह से ली किंगक्यू पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी। उसे बिना कोई हरकत किए हाथ उठाते देख शेन यू हैरान रह गई। वह बोलने ही वाला था कि ली किंगक्यू ने अचानक अपनी दाहिनी हथेली पलट दी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, असंख्य तलवारें एक साथ म्यान से बाहर निकाली गईं, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि कान बहरे हो गए। उनकी तलवारों की चमक शेन यू के चेहरे पर प्रतिबिंबित हुई। आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने ये कैसा दृश्य था? सैकड़ों दर्शकों में से 200 से अधिक तलवारें हवा में उठीं और ली किंगक्यू के पीछे जमा हो गईं, हवा में मंडराती रहीं। उन सभी की नोकें उसकी ओर लक्षित थीं। 200 से अधिक तलवारों से निशाना बनाए जाने पर तलवार के देवता का हृदय भी कांप उठा। उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। ये ब्लेड किसी के हाथ में नहीं थे, वे अपने आप तैर रहे थे, मानो भूतों द्वारा संचालित हों। अगर उसे भी विस्मय का अनुभव हुआ तो भीड़ पूरी तरह से अचंभित थी। जिन शिष्यों को पहले से ही अंदाजा था कि कुछ असाधारण होने वाला है, वे भी स्तब्ध रह गए। जियांग झाओशिया एक घुटने पर बैठी हुई अविश्वास भरी निगाहों से ऊपर के दृश्य को देख रही थी। ली सिजन के बगल में खड़े चू जिंग की बाहें कसकर सिकुड़ गईं। उनकी निगाहें ली किंगक्यू की ओर सतर्कता से भरी हुई थीं। उन्हें ली किंगक्यू से किसी भी प्रकार की आंतरिक ऊर्जा का एहसास नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि ली किंगक्यू इन तलवारों को नियंत्रित करने के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहा था? ये किस प्रकार की तलवारबाजी कला है? शेन यूए ने अंततः कांपती हुई आवाज में पूछा। ली किंगक्यू ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराया। एक विशेष गुरु की तलवारबाजी कला से प्रेरित होकर मैं उनका नाम उधार ले रहा हूँ। इसे 10,000 तलवारें एक में लौटती हैं कहा जाता है। 10,000 तलवारें एक में समाहित हो जाती हैं। शेन यू ने नाम को बुदबुदाते हुए कहा और उसमें असीम गहराई पाई। लेकिन जियांग झाओशिया असमंजस में था। उसके बड़े भाई का सामना ऐसे गुरु से कब हुआ था? तलवार के देवता, मुझे अपनी सबसे शक्तिशाली तलवारबाजी कला दिखाओ। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है, ली किंगक्यू ने गंभीरता से कहा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, 200 तैरती हुई तलवारें हिंसक रूप से कांप उठी, मानो सामूहिक रूप से तलवारों की गर्जना हुई हो, मानो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हो, जिससे शेन यू पर जबरदस्त दबाव पड़ा। एक गहरी सांस लेते हुए शेन यू ने अपना दाहिना हाथ भी ऊपर उठाया। उसकी सबसे शक्तिशाली तलवार कभी वह नहीं थी जिसे वह अपने हाथों में लिए हुए था, बल्कि वह स्वयं ही था। ये वार मेरे जीवन का सबसे महान तलवारबाजी का वार है, जिसे मैंने स्वयं बनाया है। इसे दुनिया को चुनौती देने वाली तलवार कहा जाता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उससे तलवार की ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वह ऊपर की ओर फैल गई। उसका वस्त्र बेतहाशा लहरा रहा था, उसके सफेद बाल नाच रहे थे और उसकी व्यापक आभा ने शी नदी के पानी को हिलाकर रख दिया था, मानो वह हवा में लटका हुआ एक अजगर हो। लेकिन किंगक्यू के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अपने दाहिने हाथ के एक इशारे से उसके ऊपर मौजूद 200 तलवारें भयानक तलवार ऊर्जा के साथ फट पड़ीं और शेन यू की ओर बढ़ गईं। इस घटना के तीव्र झटके से ही सैकड़ों दर्शक कई कदम पीछे हट गए। लगभग उसी समय शेन यू ने हरकत की, आगे कदम बढ़ाते हुए और ऊंची छलांग लगाते हुए। उसका पूरा शरीर एक अद्वितीय तलवार की तरह था, जिसमें जीवन भर की तीक्ष्णता समाई हुई थी, और वह ली किंगक्यू की ओर दौड़ा। धरती स्वयं कांप उठी। वूश वूश वूश, घातक ऊर्जा से भरी अनगिनत तलवारें हवा में से गुजरती हुई शेन यू की ओर बढ़ीं और पल भर में उसे अपनी चपेट में ले लिया। धूल और हवा आसमान की ओर उमड़ पड़ी। तलवारों की चकाचौंध भरी रोशनी के बीच ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ली किंगक्यू 1000 तलवारों की सेना का नेतृत्व कर रहा हो। अगले ही पल शेन यू का शरीर तलवार की ऊर्जा के तूफान से फूट पड़ा और उल्कापिंड की तरह पीछे की ओर जा गिरा। वह 100 झांक की ऊंचाई तक उड़ा और फिर मुख्य सड़क पर गिर पड़ा। कई और झांक तक फिसलने के बाद रुका, जिससे धरती पर एक लंबा निशान बन गया।
शेन यू जमीन पर पड़ा था, उसके वस्त्र फटे हुए थे, उसका शरीर कांप रहा था, उसके सातों छिद्रों से खून बह रहा था। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई, उसका मुंह खुला रह गया और खून से लथपथ हो गया। अध्याय 95 स्वर्ग के नीचे सर्वोपरि मार्शल आर्ट संप्रदाय से अमर साधना संप्रदाय तक। मौन, चाहे वे क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्य हों या तीर्थयात्री, लेकिन क्यू के एक ही वार से तलवार देवता शेन युए को बुरी तरह घायल देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। एक क्षण के लिए वे होश में नहीं आ पाए, लेकिन क्यू मुड़ा, अपनी आस्तीन झटकते हुए बोला, कोई तलवार के देवता को पहाड़ पर ले जाओ। इतना कहकर वह एक बार फिर आगे बढ़ा और जियांग झाओशिया को एक बार फिर से छूते हुए निकल गया। जियांग झाओशिया को होश आया और उसने अपना सिर घुमाया। वरिष्ठ भाई, वह 10,000 तलवारों का संप्रदाय में लौटना तो बिल्कुल नहीं था, है ना? वह तो सर्वोच्च तलवार नियंत्रण तकनीक थी, है ना? लेकिन क्यू रुका, उसकी ओर सिर झुकाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये बात इधर उधर मत फैलाओ। आखिर सर्वोच्च तलवार नियंत्रण तकनीक का स्रोत स्पष्ट नहीं है, इससे हमें अकल्पनीय मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। फिर भी आश्वस्त न होकर जियांग झाओशिया ने जोर देकर पूछा, आप सर्वोच्च तलवार नियंत्रण तकनीक का इतनी कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं? लेकिन क्यू पीछे मुड़ी और भीड़ की ओर चल पड़ी, बस एक हल्की सी टिप्पणी छोड़ते हुए बोली, जब आप 7वीं परत पर पहुंच जाएंगे तो आप भी ऐसा ही कर पाएंगे। पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र में जैसे जैसे प्रगति होती गई, प्रत्येक परत के बीच का अंतर बढ़ता गया। हालांकि यह केवल जीवन शक्ति में वृद्धि प्रतीत होती थी, लेकिन सच्चाई में इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और गहन परिवर्तन थे, जैसे कि स्वयं उस ऊर्जा पर नियंत्रण। एक प्रकार की अदृश्य शक्ति भी थी, अमूर्त, फिर भी वास्तविक मानसिक शक्ति की तरह। लेकिन क्यू लंबे समय से पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र की 7वीं परत पर बना हुआ था। जब भी उसे खाली समय मिलता, वह जंगल के भीतर पत्तियों को नियंत्रित करने का अभ्यास करता था। इस प्रकार उसने युद्ध में ऐसी महारत हासिल कर ली थी। वह ये नहीं बता सका कि यह शक्ति उसके राज्य की विशेषता थी या सर्वोच्च पवित्रता आदिम एकता शास्त्र का एक अनूठा गुण था। शायद इसी को लोग आध्यात्मिक बोध कहते थे। 7वीं परत, जियांग झाओशिया ने दूर तक देखते हुए धीरे से कहा। शेन युए के अस्तित्व ने यह साबित कर दिया था कि तलवार की शक्ति आंतरिक ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन क्यू के प्रदर्शन ने दिखाया कि आंतरिक साधना ही सच्ची बुनियाद है। इससे जियांग झाओशिया दुविधा में पड़ गया, क्या उसे एक ही रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या जैसा कि वह अब कर रहा था, अपना समय समान रूप से विभाजित करना चाहिए। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि उसका बड़ा भाई इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। आंतरिक साधना ही समस्त शक्ति का मूल स्रोत है। शायद तलवार देवता की कमजोर आंतरिक शक्ति उनकी पसंद नहीं थी, बल्कि उनकी सीमा ही थी। लेकिन क्यू क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्यों से घिरी हुई थी और वे सभी बेहद खुश थे। उनकी नज़र संयोगवश चू जिंग पर पड़ी, जिसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उसने बाकी लोगों की तरह ही उत्साह का दिखावा किया। हुआंग शान अपने 2 शिष्यों को लेकर शेन यू के पास पहुंचा। जब उन्होंने तलवार देवता के घाव देखे तो वे सभी चौंक गए। क्या यह आदमी मरने वाला था? उन्हें ऐसा ही लगा और उन्होंने सावधानीपूर्वक उसे उठा लिया। लेकिन क्यू द्वारा एक ही वार में तलवार के देवता को मार गिराए जाने की खबर तेजी से पहाड़ पर फैल गई। यांग ज्यूडिंग और जियांग झाओशिया द्वारा शेन यू की भयानक शक्ति की पुष्टि होने के बाद कोई भी इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता था कि एक अद्वितीय व्यक्तित्व को उनके संप्रदाय के गुरु ने एक ही प्रहार में पराजित कर दिया था। इसके बाद के दिनों में ये कहानी मार्शल जगत में जंगल की आग की तरह फैल गई, और इसका प्रभाव उस समय से भी अधिक था जब क्लियर स्काई सेक्ट मास्टर ने राक्षसी सम्राट का वध किया था। तलवार के देवता शेन युए वह 100 वर्षों में जीवित मार्शल लीजेंड के सबसे करीब थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में कई लोगों का तो ये भी मानना था कि केवल वही स्वर्ग के शीर्ष पर की उपाधि के योग्य है। और फिर भी स्वर्ग के शीर्ष पर रहने वाले को अपने जीवनकाल में ही एक करारी हार का सामना करना पड़ा। क्लियर स्काई संप्रदाय की दिव्य प्रतिष्ठा तेजी से फैल गई। आधे महीने बाद इसका प्रभाव और भी मजबूत हो गया, जैसा कि पहाड़ पर चढ़ने वाले आगंतुकों की भारी संख्या से देखा जा सकता था। झांग यूचुन उत्साह से लेकिन क्यू के पास आया और बोला, वरिष्ठ भाई, तलवार देवता के साथ आपकी लड़ाई ने मार्शल जगत में हमारी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से स्थापित कर दिया है। आज लगभग 20 लोग शिष्य बनने के लिए पहाड़ पर आए हैं, ये सब इसलिए क्योंकि उन्होंने सुना कि तलवार देवता आपसे हार गए। सब कह रहे हैं तुमने स्वर्ग के नंबर 1 को हरा दिया, इसलिए तुम ही स्वर्ग के नए नंबर 1 हो। ये सुनकर ली किंग क्यू ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, क्योंकि उसे यह अतिशयोक्तिपूर्ण लगा। बेशक शेन यू की मार्शल आर्ट वाकई में बहुत भयानक थी। यहाँ तक कि उनकी कमजोर प्रतीत होने वाली आंतरिक साधना भी साधारण मार्शल आर्टिस्टों से कहीं अधिक उन्नत थी। उनकी तलवार की शक्ति की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन क्यू लंबे समय से शेन युए के प्रोफाइल पैनल को देखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह व्यक्ति बेहोश रहा। उसे इतनी जोर से प्रहार करने का थोड़ा अफसोस हुआ। क्या होता अगर उसने तलवार के देवता को अपन कर दिया होता? साथ ही झांग यूचुन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, यह बात फैल गई है कि सम्राट की रहस्यमयी तलवार हमारे संप्रदाय के भीतर है। मुझे डर है कि इससे और अधिक मुसीबतें आएंगी। लेकिन क्यू ने उदासीनता से उत्तर दिया, डरने की क्या बात है? इस दुनिया में कितने तलवार देवता हो सकते हैं? उन्हें आने दो, ये हमारे शिष्यों के लिए नाम कमाने का अच्छा अभ्यास होगा। क्या ऐसा है? झांग यूचुन अभी भी असहज लग रही थी। शेन यू की शक्ति बहुत ही अधिक थी। वह हमेशा से यह मानता था कि जियांग झाओशिया और ली किंग के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। अगर ली किंग नंबर 1 थी तो जियांग झाओशिया निश्चित रूप से नंबर 2 होगी। फिर भी शेन यू द्वारा जियांग झाओशिया को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। जैसा कि ली किंग ने कहा था, सम्राट की रहस्यमयी तलवार की खबर फैलते ही अधिक से अधिक तलवारबाज उन्हें चुनौती देने के लिए आने लगे। लेकिन कोई भी सच्चे संचरण शिष्यों की परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर सका। लेकिन क्यू का सामना करना तो दूर की बात है। शायद इसलिए कि क्लियर स्काई संप्रदाय हत्या करने से परहेज करता था, या इसलिए कि कुछ लोग यह मानने से इनकार करते थे कि शेन यू वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी। हर कुछ दिनों में चुनौती देने वाले आते रहते थे और हर हार ने संप्रदाय की प्रतिष्ठा को और गहरा कर दिया। क्लियर स्काई संप्रदाय अब केवल अपने शक्तिशाली संप्रदाय प्रमुख के बारे में ही नहीं रह गया था। 1 महीने बाद शेन यू आखिरकार जाग उठी। कोमा की अवस्था के दौरान उनके शिष्यों को उनकी देखभाल करने का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन क्यू को यह संदेह होने लगा था कि शायद वह कभी जाग ना पाए।
जब उन्हें उसके ठीक होने की खबर मिली तो ली केंगक्यू, झांग यूचुन और ली डोंगयुए तुरंत उसके पास पहुंचे। बिस्तर पर लेटे हुए पीले चेहरे वाले शेन यू की पलकें तब फड़क उठी जब उन्होंने ली केंगक्यू को अंदर आते देखा। ली केंगक्यू के चेहरे पर एक उज्ज्वल स्वागतपूर्ण मुस्कान थी। आखिरकार तुम जाग गए, मुझे लगा था कि हमारे क्लियर स्काई संप्रदाय को एक तलवार देवता को खोना पड़ सकता है। शेन यू के होंठ फड़कने लगे और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ली केंगक्यू ने पूछा, तो फिर क्या आप हमारे क्लियर स्काई संप्रदाय में शामिल होने पर विचार करेंगे? शर्त तो शर्त होती है, शेन यू ने कर्कश स्वर में बुदबुदाया। ली केंगक्यू फिर से मुस्कुराए और एक तरफ हट गए, जबकि झांग यूचुन और ली डोंगयुए पास आए। झांग यूचुन के मन में शेन युए के लिए कई सवाल थे, जबकि ली डोंगयुए ने उनका इलाज भूत या अमर कायाकल्प सुई से करना शुरू कर दिया। ली केंगक्यू ने दाओ लीनेज इंटरफेस खोला और तुरंत शेन यू की प्रोफाइल ढूंढ ली। नाम शेन यू, लिंग पुरुष, आयु 78, निष्ठा संप्रदाय प्रमुख, संप्रदाय के प्रति 65/47, अधिकतम 100, खेती की क्षमता उत्कृष्ट, समझने की क्षमता असाधारण, भाग्य विशेषताएं तलवार दाव के महागुरु, स्वर्ग के सर्वोपरि, तलवार दाव के महान गुरु, तलवार के लिए ही जन्मे, तलवारबाजी की तकनीकें विकसित करने में निपुण और उन्हें फैलाने में आनंद लेते हैं। स्वर्ग के सर्वोपरि, विश्व के महानतम मार्शल आर्टिस्ट का नाम अर्जित किया है, स्वर्ग और पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त किया है। उनकी तलवार साधना में परिवर्तन आया है, जिससे वे इस उपाधि के योग्य बन गए हैं। यदि वे एक दिन साधना जगत में सर्वोपरि बन जाते हैं तो उनकी तलवार साधना और तलवार का ज्ञान एक बार फिर से उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच जाएगा। अल्पविराम, उत्कृष्ट योग्यता, असाधारण समझ, उनकी प्रतिभा जियांग झाओशिया और जूनिंग के बराबर थी। दो अनोखे भाग्य लक्षण। ली केंगक्यू की निगाहें आसमान के नीचे नंबर 1 पर टिकी रहीं। तो यही कारण था कि शेन यू की तलवार की शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी, उस उपाधि को प्राप्त करने के बाद उसका विकास हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र की छठी परत पर एक साधक से लड़ सकता था। एक तरह से उन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया की सीमाओं को पहले ही तोड़ दिया था। चू जिनको अब महज एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं माना जा सकता था, उन्होंने आध्यात्मिक अमृत का सेवन किया था और सदियों तक जीवित रहे थे। जिस व्यक्ति में स्वर्ग के नीचे नंबर 1 भाग्य गुण हो, उसे क्लियर स्काई संप्रदाय में ही रहना चाहिए ताकि वह इसे स्वर्ग के नीचे नंबर 1 संप्रदाय बनने में मदद कर सके। ली केंगक्यू के लिए नंबर 1 मार्शल संप्रदाय बनना केवल एक चरण था, उनका असली लक्ष्य इसे अमर साधना का संप्रदाय बनाना था। ली डोंगयुए द्वारा 3 बार सुई लगाने के बाद शेन युए के चेहरे की रंगत में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ। झांग यूचुन ने पूछा, सीनियर शेन, पेई कबीले के साथ आपका क्या संबंध है? शेन युए ने अपनी आंखें खोलीं। पेई कबीले में मेरा एक पुराना परिचित है। उसने खबर भेजी थी कि सम्राट की रहस्यमयी तलवार आपके क्लियर स्काई संप्रदाय को मिल गई है, इसलिए मैं आया हूँ। पेई वंश तुम्हारे लिए सम्राट की रहस्यमयी तलवार की तलाश कर रहा था। झांग यूचुन ने फिर पूछा, क्या वे भी इसकी तलाश कर रहे थे? खैर, ये तो उनकी आदत है, हमेशा की तरह महत्वाकांक्षी। लगता है वे तुम्हें संभाल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने मुझे लुभा लिया। शेन यू के शब्दों में क्रोध का कोई भाव नहीं था, केवल एक हल्की राहत भरी मुस्कान थी। झांग यूचुन ने आगे कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, सीनियर, मार्शल आर्ट की दुनिया में कितने लोग आपकी बराबरी कर सकते हैं? क्या मेरे सीनियर ब्रदर के अलावा कोई और आपसे ज्यादा शक्तिशाली है? ये सुनकर शेन युए को अचानक तेज खांसी आई और उसका चेहरा लाल हो गया। झांग यूचुन घबरा गया और उसकी पीठ थपथपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शेन युए ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। काफी देर बाद उसने अपनी सांसें शांत की और घूरने लगा। लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तलवार के देवता की उपाधि मनगढ़ंत है? जवानी में मेरा सामना कुछ कठिन विरोधियों से जरूर हुआ था, लेकिन पिछले 30 सालों से कोई भी मेरे बराबर का नहीं रहा। शायद कहीं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया। झांग यूचुन ने जरा भी शर्मिंदगी नहीं दिखाई, बल्कि वह राहत महसूस कर रहे थे। पेई कबीले द्वारा शेन युए जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को आसानी से बुला लेने की बात ने उसे सचमुच भयभीत कर दिया था। ली डोंगयुए मुस्कुराए, वरिष्ठ, मेरे दूसरे वरिष्ठ भाई का इरादा आपको नीचा दिखाने का नहीं था। इसके विपरीत उन्हें आप बहुत शक्तिशाली लगते हैं। अगर पेई वंश को आपके जैसा कोई और विशेषज्ञ मिल जाए तो हमारे क्लियर स्काई संप्रदाय को गंभीर खतरा हो जाएगा। ये सुनकर शेन यू के चेहरे पर नरमी आ गई। पेई कबीले में कुछ मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ तो हैं, वे पहले ही नए मुकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनसे आपके संप्रदाय को कोई खतरा नहीं है। चूंकि मैं क्लियर स्काई संप्रदाय में शामिल हो गया हूँ, इसलिए ठीक होने के बाद अगर कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश करता है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। बस बात यह है कि बस क्या? झांग यूचुन ने झट से पूछा। ऐसे गुरु के उनके साथ जुड़ने से संप्रदाय को और मजबूती मिली। आखिरकार वे हमेशा अकेले संप्रदाय प्रमुख पर ही निर्भर नहीं रह सकते थे। शेन यू का चेहरा लाल हो गया। मुझे सम्राट की रहस्यमयी तलवार पकड़ने दीजिए, कसम से, मैं बस इसे निहारना चाहता हूँ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैंने दुनिया की सबसे महान तलवारें देखी हैं, लेकिन ऐसी कभी नहीं देखी। अगर मरने से पहले मुझे इसे एक बार छूने का मौका मिल जाए तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। झांग यूचुन ने ली केंगक्यू पर नजर डाली। ली केंगक्यू ने दाओ वंश पैनल को बंद किया और मुस्कुराए। चून की तलवार के देवता सम्राट की रहस्यमयी तलवार धारण करना चाहते हैं, इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार ही हो। शेन युए ने राहत की सांस ली। उसने जटिल भावों से भरी आंखों से ली केंगक्यू की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे अब तलवार देवता मत कहो। तुम्हारे सामने मैं इस उपाधि के योग्य नहीं हूँ। ली केंगक्यू ने पूछा, तलवार के देवता, क्या आप सचमुच इस तरह मरने से संतुष्ट हैं? अगर मेरे पास आपको 50 साल और जीने का कोई तरीका होता तो क्या आप तैयार होते? शेन यू स्तब्ध रह गई। और 50 साल? क्या आपको पता भी है कि मेरी उम्र कितनी है? 78। आप? शेन यू चौंक गई। बहुत से लोग केवल इतना जानते थे कि उनकी उम्र लगभग 70 या 80 वर्ष थी, लेकिन उनकी सही उम्र किसी को नहीं पता थी। ली केंगक्यू को ये कैसे पता चला? फिर ली केंगक्यू की युवावस्था और अपार शक्ति को भांपते हुए उनके मन में अनगिनत संभावनाएं कौंध गईं। लेकिन तलवार के देवता का अभिमान बरकरार रहा। वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आह भरी, मुझे पहले सम्राट की रहस्यमयी तलवार को छूने दो।
आगे की कहानी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।